हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने जो परिवार है, परिवार का अर्थ और परिवार की विशेषताओं को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम परिवार के प्रकार एवं महत्व को पढ़ेंगे। तो देखिए, परिवार सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है, इसीलिए मैकाइवर एवं पेज ने इसे समाज का छोटा रूप माना है। पहले जान लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका क्वेश्चन क्या होगा। वो कहा जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे बनता है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार की विशेषताएं क्या है। तो इसके पहले वीडियो में जो हमने आपको बताया, वहाँ परिवार का अर्थ और परिवार की विशेषताएं हो जाएंगी। अब आज की वीडियो जो है उसका क्वेश्चन क्या होगा, परिवार के प्रकार एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये आपका प्रश्न हो गया और इसका उत्तर यही होगा, परिवार के प्रकार एवं महत्व। तो मैकाइवर एवं पेज ने जो समाज है उसमें जो परिवार है उसे महत्वपूर्ण इकाई माना है। और परिवार सार्वभौमिक भी है, क्योंकि ये हर जगह हर समान परिस्थिति में पाई जाती है। तो देखिए, परिवार के प्रकार एवं महत्व। परिवार के परिवार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। परिवार के प्राणिशास्त्रीय प्रकार, परिवार के शारीरिक कार्य, और जो तीसरा होता है वो है परिवार के आर्थिक प्रकार्य हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिवार के प्राणिशास्त्रीय कार्य। सबसे पहला इसमें आता है यौन इच्छाओं की पूर्ति। पेट की भूख के पश्चात मानव की शारीरिक भूख अर्थात यौन इच्छाओं की तृप्ति महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी गई है। यदि इच्छा की पूर्ति सुचारू, नियमित एवं वैध ढंग से नहीं होती है तो मानव के मस्तिष्क में कुछ कुंठा पैदा होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को भंग कर देती है। इसीलिए परिवार नामक सामाजिक संस्था द्वारा यौन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। जो दूसरा आता है वो है बच्चों की उत्पत्ति। यौन इच्छाओं की पूर्ति के बाद बच्चों की उत्पत्ति का उत्तरदायित्व परिवार पर ही होता है। और जो परिवार नामक सामाजिक संस्था है वह विवाह पर आधारित होता है। विवाह के पश्चात बच्चे की उत्पत्ति होती है, जो समाज को निरंतरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो तीसरा है परिवार की निरंतरता, प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने, अर्थात जो मनुष्य है वो क्या होता है, कुछ मनुष्य मरते हैं फिर कुछ मनुष्य जीते हैं। तो ऐसे हमारा समाज निरंतर गति से चलता रहता है। कुछ मनुष्य की मृत्यु होती है तो फिर कुछ मनुष्य का जन्म होता है। इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमारे जो समाज है उसमें जो अगर मान लीजिए कुछ व्यक्ति मर जाते हैं तो उस स्थान को भरने के लिए पुनः नए जीव का आगमन होता है, और जिसकी पूर्ति परिवार द्वारा ही संभव होती है। अब जो दूसरा आता है परिवार के शारीरिक प्रकार, तो इसमें पहला आता है शारीरिक रक्षा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर की रक्षा, या जो वृद्ध व्यक्ति हो गए या किसी कारण रोगग्रस्त हो गए या बीमारी से ग्रसित हो गए, तो उन सब की रक्षा जो होती है वो परिवार द्वारा ही की जा सकती है। क्योंकि व्यक्ति खुद इतना सक्षम तो होगा नहीं कि वो अपनी आवश्यकताओं की समस्त पूर्ति स्वयं ही कर ले जाए, इसलिए परिवार द्वारा उसके शारीरिक रक्षा की पूर्ति की जाती है। दूसरा आता है संतान का पालन पोषण। जब बच्चा पैदा होता है तो वह अत्यंत असहाय और छोटा होता है, तो उसकी जो पालन पोषण की व्यवस्था है वो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही की जाती है। अगर उनके पालन पोषण मतलब छोटे बच्चे का पालन पोषण नहीं किया जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो उस अवस्था में एकदम असहाय होता है और अपने कार्य को स्वयं वो नहीं कर सकता है। इसलिए परिवार द्वारा संतान का पालन पोषण भी किया जाता है। और जो तीसरा होता है वो है भोजन की व्यवस्था। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करना या स्वयं के लिए भोजन की व्यवस्था करना परिवार द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि बिना भोजन के व्यक्ति रह नहीं सकता है, और जब बिना भोजन के व्यक्ति रहेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और भोजन की व्यवस्था जो है वो परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा की जाती है। मार्क्स ने उचित ही कहा है कि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक कार्य उत्पादन का ही कार्य रहा होगा। मतलब मार्क्स के अनुसार, मार्क्स के कहने का तात्पर्य है कि जो परिवार द्वारा पहला कार्य किया गया होगा वो उत्पादन का अर्थात भोजन की व्यवस्था की गई होगी। और जो चौथा आता है मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था। परिवार द्वारा रहने के लिए मकान, पहनने के लिए वस्त्र की व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। अगर इनमें से किसी एक की भी पूर्ति ना हो तो व्यक्ति का समाज में रहना या समाज में जीना संभव नहीं है। इसलिए परिवार द्वारा मकान एवं वस्त्र की भी उचित व्यवस्था की जाती है। अब अगला आता है परिवार के आर्थिक प्रकार। तो इसमें हमारा आ जाएगा परिवार के उत्तराधिकारी का निर्धारण। परिवार में अर्थात जो सबसे
बड़ा व्यक्ति होगा या जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो क्या करता है, उत्तराधिकारी का निर्धारण करता है। जो उत्तराधिकारी होता है वही समस्त परिवार के संचालन के लिए की व्यवस्था भी करता है। फिर आता है परिवार एक उत्पादक इकाई। परिवार जो है वो एक उत्पादक इकाई है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो कुछ ना कुछ व्यवसाय करते हैं, और जब वो व्यवसाय करते हैं तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। जो धन की प्राप्ति होती है उससे हम क्या करते हैं, अपने समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। फिर तीसरा आता है कार्यों का बंटवारा। परिवार में ही कार्यों का बंटवारा भी किया जाता है। जैसे कि जो स्त्रियां होती हैं वो घर के कार्यों को ज़्यादातर करती हैं, जो पुरुष होते हैं वो बाहरी कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, कार्यों का बंटवारा भी कर दिया जाता है कि घर के कार्यों को स्त्रियां करेंगी और बाहरी कार्यों को पुरुष भी करेंगी। लेकिन आज के समाज में या आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। स्त्रियां भी घर के कार्य भी कर रही हैं, पुरुष भी घर के कार्य कर रहे हैं, और स्त्रियां बाहर के कार्य भी कर रही हैं और पुरुष भी बाहर के कार्य कर रहे हैं। और जो हमारा चौथा है वो है परिवार संपत्ति का प्रबंध। परिवार द्वारा ही संपत्ति का प्रबंध भी किया जाता है। मतलब जैसे पूर्वजों द्वारा दी गई, जैसे कुछ बिगहा खेत हो तो वो क्या होगा, परिवार के जो प्रत्येक सदस्य होंगे उनके भाग में आएगा। इसी प्रकार परिवार द्वारा संपत्ति का प्रबंध भी किया जाता है। कोई भी संपत्ति होगी तो उसको समान रूप में या समान भाग में सभी सदस्यों को दिया जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा परिवार के जो तीनों प्रकार है। तो पहला जो है परिवार के प्रकार में प्राणिशास्त्रीय प्रकार, इसके तहत पहला आता है यौन इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा बच्चों की उत्पत्ति, तीसरा प्रजाति की निरंतरता। फिर आता है परिवार के शारीरिक प्रकार। इसमें शारीरिक रक्षा होती है, संतान का पालन पोषण होता है, भोजन की व्यवस्था होती है, मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था की जाती है। और फिर जो तीसरा आता है वह है परिवार के आर्थिक प्रकार। इसके तहत क्या होता है, परिवार में उत्तराधिकारी का निर्धारण होता है, परिवार एक उत्पादक इकाई होती है, कार्यों का बंटवारा होता है और परिवार संपत्ति का भी प्रबंध किया जाता है। हमने इतना तो पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त परिवार, ज़्यादातर तो संयुक्त परिवार पहले प्राचीन कालों में पाए जा रहे थे, और प्राचीन काल से लेकर अभी तक समाज में संयुक्त परिवार का ही बोलबाला है। क्योंकि संयुक्त परिवार को क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये समाज की एक नींव है, परिवार को सुचारू रूप से चलाने की नींव है। अगर संयुक्त परिवार ना हो तो हमारा समाज जो है वो विखंडित हो जाएगा। तो चलिए हम आज संयुक्त परिवार के बारे में जानते हैं। देखिए ऐसा परिवार जिसमें कई एकाकी परिवार संयुक्त रूप से जीवन व्यतीत करते हैं अथवा वे सम्मिलित रूप से उत्पाद व उपभोग के समान उत्तरदायी व अधिकारी हो, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब कई सारे एकाकी परिवार को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए, वे समान रूप से उत्पाद व उपभोग के समान उत्तराधिकारी हो, तो वो संयुक्त परिवार की श्रेणी में आएगा। तो आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर पे क्या होते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा या बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार। एक और अर्थ जान लीजिए। देखिए संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता हो गए, दादी बाबा हो गए, चाचा चाची हो गए, एक या एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, धार्मिक कार्यों में सहयोग देते हैं, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। अब हम जानते हैं जैसे विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से संयुक्त परिवार को परिभाषित किया है। तो सबसे पहला जो आता है श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार। ये जो श्रीमती इरावती है ना, इनकी परिभाषा जो है वो बड़ी फेमस परिभाषा है। मतलब आपको कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको श्रीमती इरावती कर्वे संयुक्त परिवार में अवश्य ही मिलेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं श्रीमती इरावती कर्वे के अनुसार। संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतया एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे का बना भोजन ग्रहण करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं। मतलब जो श्रीमती इरावती कर्वे हैं वो क्या कह रही हैं कि संयुक्त परिवार उन परिवार या उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतया एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे का बना भोजन ग्रहण करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के अधिकारी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। तो हम जो दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे वो चंद्रशेखर के अनुसार। तो देखिए चंद्रशेखर जी किस प्रकार परिभाषित करते हैं। चंद्रशेखर जी के अनुसार परिवार में संक्षेप में संयुक्त परिवार केवल
उत्पादनों के साधनों का सामान्य स्वामित्व तथा श्रम के फल का सामान्य उपभोग है। इनके अनुसार जो संयुक्त परिवार है वो क्या करता है, उत्पादन के साधनों का और श्रम के फल का सामान्य उपभोग है। तो हम जो तीसरी परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो है डॉक्टर IP देसाई के अनुसार हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें कम से कम 3 या इससे अधिक पीढ़ी के सदस्य सम्मिलित हो तथा उनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों व कर्तव्यों द्वारा संबंधित हो। तो डॉक्टर IP देसाई क्या कहते हैं, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहेंगे जिसमें क्या होता है 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य। 3 पीढ़ी अभी क्या हो गई, एक माता पिता हो गए, एक दादी बाबा हो गए और एक आपका परिवार हो गया। अगर विवाहित है तो देखिए एक भैया भाभी हो गए, एक माता पिता हो गए और एक दादी बाबा हो गए। तो हमारी 3 पीढ़ी हो गई ना। तो 3 पीढ़ी या इससे अधिक पीढ़ी के सदस्य सामान्य रूप से सम्मिलित होते हैं तथा उनके सदस्य एक दूसरे से आय, संपत्ति, अधिकार, कर्तव्यों द्वारा संबंधित हो। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार हम कहेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, हमने क्वेश्चन भी आप लोग को पहले में बता दिया है कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, उसके आंसर क्या लिखा जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।